नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश। आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 15 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 15 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस पाठ के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें आज हम हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आज हम इसको हल करेंगे। इसके जो भी प्रश्नोत्तर हैं सभी को प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ और भी सोशल मीडिया लिंक पे फॉलो करने के लिए इन लिंक पे हमें फॉलो कर सकते हैं आप। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स, सभी जो पाठ पढ़ते हैं हम उनकी पीडीएफ फाइल और जो भी अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे उसके पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में हमें सही विकल्प चुन के लिखना है। पहले का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो हमें जो विकल्प दिए हैं उनमें से चुन के बताना है कि किसमें कार्बन नहीं पाना पाया जाता। इसमें इस इसमें 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 इन चारों में से हमको बताना है किसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा हमारा नमक। ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर नमक। देखिए उसका उत्तर क्या होगा नमक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है किस अवस्था में। केवल मुक्त अवस्था में केवल यौगिक अवस्था में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने अपर रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। जो कार्बन है वो मुक्त और यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया। सही उत्तर हो गया मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। कुकिंग गैस यानी एलपीजी, जिसको हम कहते हैं एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, में किसकी मात्रा अधिक है। तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछ रहा है। ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं मेथेन, इथेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। इन चारों में से किसकी मात्रा एलपीजी में अधिक होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा ब्यूटेन। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो ये चार हैं जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी का चारकोल। इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ग्रेफाइट। क्रिस्टलीय रूप कितने होते हैं, कौन कौन से हैं क्रिस्टलीय रूप हैं कार्बन के। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक। चलिए तो ये सही उत्तर क्या हो गया। इसमें इसमें सही उत्तर हो गया हमारा ग्रेफाइट। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। पहला देखिए। सभी जीव तथा कुछ निर्जीव में उपस्थित है। क्या उपस्थित है कार्बन। कार्बन सभी सजीव, ठीक है, सभी सजीव में भी पाया जाता है। साथ में कुछ निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन पाया जाता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। मीथेन को सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और मीथेन को दर्शाते किससे हैं CH4 से। मीथेन को कैसे दर्शाते हैं CH4 से। ठीक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, यानी हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। आगे देखते हैं। पेट्रोल ईंधन है। तो कैसा ईंधन है। पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है ग्रेफाइट होता है। ठीक है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है।
तो ये हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। चलिए इसको देखते हैं। सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं। तो हाइड्रोकार्बन किस में आते हैं? कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है? नहीं, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपरूप, अपरूप लिख गया है, ये अपर रूप है, ठीक है। सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है, तो ये क्या होगा? सही। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, तो ये गलत। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे कम होती है या बहुत कम होती है, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे में सिर्फ जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे सिर्फ 8% ऊर्जा ही प्राप्त कर पाते हैं। बाकी जो कुछ होता है जो सही से नहीं जलता वो धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि लकड़ी के चूल्हे की जो दक्षता है वो बहुत कम होती है। चलिए ये हो गया आपका। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। अपर रूप वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हों। ये अपर लैप लिख गया है, ये अपर रूप होगा, ठीक है। अपर रूप कहलाते हैं। ये क्या होगा? इसको हम कहेंगे क्या? अपर रूप, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ अपर लैप लिख गया है, इसको हम बदल देंगे किससे? अपर रूप से। अपर रूप होगा यहाँ पे। अपर रूप वे पदार्थ होते हैं, ठीक है। अपर रूप वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु, यानी भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान रखते हैं, उन्हें अपर रूप कहते हैं। इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। कार्बन विभिन्न अपर रूपों से अपर रूपों में मिलता है जिन्हें निम्न दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहला क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा ग्रेफाइट और एक आता है फ्लोरीन, ठीक। और अक्रिस्टलीय में तो बहुत सारे आते हैं। अक्रिस्टलीय में लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, कोक काजल तथा गैस कार्बन, ठीक है। ये सब आते हैं अक्रिस्टलीय रूप हैं इसके कार्बन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। हीरा और ग्रेफाइट के गुणों की तुलना करनी है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ग्रेफाइट तथा हीरे के निम्न गुण स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। पहला रंग, कार्य, पारदर्शिता, इनके आधार पे और कठोरता के आधार पे हम देखते हैं कि क्या क्या भिन्न है। चलिए अब देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तथा हीरा दोनों ही अपने गुणों में अधिकांशता भिन्न है। ग्रेफाइट धूसर रंग का काला पदार्थ होता है। यह स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला पदार्थ है, जबकि हीरा पारदर्शक तथा कठोर है। अब तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ होने के बावजूद हीरा सरलता से टूट जाता है। बहुत से फलकों वाला क्रिस्टल बनाने के लिए इसे विभिन्न तलों के साथ साथ काफ़ी सफाई से तोड़ा जाता है। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुंज तेजी से बिखर कर अर्थात परिशोषित होकर एक सजीव इंद्रधनुष बनाती है। अतः इसको इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकता है और सुंदर रंगों के रूप में चिंगारी निकालता हुआ प्रतीत होता है, यानी चमकता है एकदम। हीरा बहुत जोर से चमकता है, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। ग्रेफाइट तथा हीरे में कार्बन परमाणु भिन्न तरीकों से, यानी भिन्न पैटर्न में परस्पर जुड़े अथवा अबंधित होते हैं, मतलब बंधित होते हैं। परमाणुओं के इन्हीं विभिन्न पैटर्नों के कारण ही ये दोनों गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में अपने पास के अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है और षटकोणीय जाल बनाता है। यानी कैसे? ऐसे ऐसे एक जाल बना देता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का जाल होता है इस तरह से, ठीक है। अनेक ऐसे तल एक दूसरे के ऊपर ढीले ढीले अथवा आबद्ध रूप से रखे होते हैं, यानी जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट रखी होती है उसी तरह से
इसी के ऊपर इस ऐसे रखे होते हैं। इसी कारण ये तल सरलता से फिसल जाते हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट स्पर्श करने पर चिकना और फिसलने वाला पदार्थ लगता है और एक उत्तम स्नेहक के रूप में उपयोग होता है और कोमल पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट और उसमें यही अंतर है। हीरा हीरा देखते हैं। हीरे में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था पूर्णतया ग्रेफाइट से यानी पूर्णतया भिन्न होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल दृढ़ क्रिस्टल की संरचना बनाता है। इसी अत्यधिक अस्थायी संरचना के कारण जो हीरा है अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो ये था उत्तर आपका इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, इसका उत्तर देखिए। मीथेन गैस यानी CH4 वायु की अनुपस्थिति में दलदलीय स्थानों पर पेड़ पौधों के कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ यानी पेड़ पौधे सजीव जो भी हैं, ठीक, कार्बनिक पदार्थ यानी मार्स, कार्बनिक पदार्थों को इन्हीं को हम मार्स कहते हैं, कि गलने सड़ने से बनती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए कि मार्स गैस क्यों कहते हैं इसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? पेट्रोल करोड़ों वर्षों पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ बना है इसी से पेट्रोल निकलता है। और पेट्रोलियम कैसे बना है? पेट्रोलियम बना है हमारे करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में उथल पुथल हुई, उसी की वजह से पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत सारे जब जमीन के नीचे दब गए, तो वही बहुत दिनों बाद करोड़ों वर्षों बाद फिर वो बदल गए किसमें? पेट्रोलियम पदार्थ में। ठीक है, इसलिए ना जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देखिए। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी कम अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। यानी इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी, जब गाड़ी ही नहीं चलेगी तो देश कैसे चलेगा? ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है किसी भी देश के विकासशील, विकसित या जो भी विकसित करने में, विकसित होने में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है ये जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो वैसे तो कार्बन हर सजीव में पाया जाता है, साथ साथ कुछ मृत चीज़ों में भी कार्बन पाया जाता है। चलिए देखते हैं। प्रकृति में कार्बन अब प्रकृति में कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार, यहाँ परमाणु भार दिया है तो परमाणु भार 12 है। और अगर पूछा जाए कार्बन का परमाणु क्रमांक, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का 6 होता है। ठीक है, तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम, खड़िया तथा चूने पत्थर में पाया जाता है। ठीक है, तो शुद्ध रूप से कहाँ पाया जाता है? शुद्ध रूप से पाया जाता है किसमें? हीरे, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये इन सब में। और फिर अतिरिक्त संयुक्त रूप यानी यौगिक के रूप में पाया जाता है इसमें पेट्रोलियम, खड़िया, चूने के पत्थर में आदि। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, लैंप ब्लैक क्या होता है? लैंप ब्लैक, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिक को कहते हैं। यानी जो दिया हम जलाते हैं उस दिया से हमको जो कालिक प्राप्त होता है उसी को लैंप ब्लैक कहते हैं। ठीक है, साधारण सी इतनी ही बात है। जो हम लालटेन जलाते हैं
या जो हम लैंप जलाते हैं या ढिबरी जलाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनसे जो कालिक प्राप्त होती है उसी को लैंप ब्लैक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रॉकेट ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। तो रॉकेट ईंधन के दो उदाहरण, मेथिल हाइड्रोजन तथा द्रवित हाइड्रोजन, ये दो रॉकेट ईंधन के उदाहरण हैं जिनका उपयोग रॉकेट में किया जाता है ईंधन के रूप में। अगला देखते हैं, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? पेट्रोलियम गैस यानी जो हमारा एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होती है, ठीक है। जो एलपीजी होता है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, लकड़ी कंडे खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, लकड़ी कंडे गेहूं व धान के पुआल यानी पराली, कोयले, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल, पराली जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिससे आँखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब मात्रा बढ़ने पे क्या होता है? जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, जो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पे आती है वो वापस वायुमंडल से नहीं निकल पाती है, और इसी से हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है इसी से कारण होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 का पहला या का देखते हैं, ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर, ईंधन क्या है। ईंधन से ईंधन के दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतुओं वनस्पतियों के अपघटन द्वारा पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ईंधन का वर्गीकरण हो गया तीन अवस्थाओं में, कौन कौन से? देखिए, पहला ठोस, जिसमें चारकोल, कोयला आदि आते हैं। द्रव ईंधन, जिसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि आते हैं। गैस ईंधन, गोबर गैस, एलपीजी, ये सब गैस ईंधन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक तालिका है, ईंधन का वर्गीकरण पेट्रोलियम में प्रभाजी आसवन से प्राप्त प्रभाजों के क्वथनांक पर के आधार पर किया जाता है, जिसमें असंघनित पेट्रोल गैसें, जिसमें पेट्रोलियम गैसें 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्वथनांक होता है इनका। इसमें सिलेंडर गैस स्टोव में इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल या गैसोलीन गैस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटोमोबाइल इंजन में केरोसिन या मिट्टी का तेल 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जेट ईंधन या घरेलू ईंधन में ईंधन तेल 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक की संयंत्र ईंधन के रूप में। डीजल 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड मोटर तथा इंजन में। अपशिष्ट तेल बहुत से होते हैं जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम आते हैं, जैसे बिटुमेन, ठीक है, बिटुमेन पाया जाता है जो जिसका जो क्वथनांक होता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, ठीक है, यानी बहुत अधिक होता है। तो उनका इस्तेमाल कहाँ होता है? सड़कों पे जो लाइनिंग होती है सड़क बनाने में किया जाता है उन सब का उपयोग, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये देखिए चित्र है, उत्तर देखते हैं इसका। ये चित्र है, देखिए एक कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, फिर ये एक दो तीन, यानी जो बीच वाला कार्बन है कितने से जुड़ा है? एक कार्बन। ये देखिए जो बीच वाला कार्बन है, ये कितने से जुड़ा है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यानी हर एक कार्बन चार कार्बन से जो चार कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही ये आपस में जुड़ जुड़ के हीरे का क्रिस्टलीय रूप बनाते हैं, ठीक। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। अपर रूप है ये, ठीक है, अपर रूप लिख गया है, इसको अपर रूप पढ़िएगा, ठीक है। इसमें
कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण या पूर्णतः आबद्ध कठोर एवं त्रिविमीय संरचना का होता है, जो चित्र में दिखाया गया है, चित्रानुसार होती है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? देखिए इसका उत्तर, हीरा को सरलता से भिन्न भिन्न तल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषीय रंग बनाता है। यह थोड़ी सी भी हलचल में झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग उत्पन्न करता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला देखते हैं, सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। तो उत्तर देखिए, सुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है या धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचायित करता है। तो इसका प्रयोग क्या हो गया? धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचायित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए इसमें नीचे दिया गया है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप से एक से, मतलब 4 चीज़ें लिखी हैं, 4 में से 3 एक जैसी हैं, एक भिन्न है। ठीक है, और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। पहले देखिए, पहला है, पहले में हीरा दिया है, कोयला दिया है, जंतु चारकोल और काजल। तो इन चारों में से 3 एक तरह के हैं, एक अलग है। ठीक है, तो इन चारों में से 3 एक तरह का क्या है? इसमें देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप। देखिए तो हीरा क्या है? हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, और बाकी जो 3 हैं वो क्या है? कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। फिर देखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एथिलीन, इन चारों में से अलग कौन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो 3 इसमें संतृप्त है, और एथिलीन जो है वो आपका असंतृप्त है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, एथिलीन। अगला देखते हैं, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। ये एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, इसमें से आपका अलग कौन है? ठीक है, इसमें से आपका अलग कौन होगा? आपका जो लकड़ी है। देखिए क्यों? क्योंकि जो प्रभाजन आसवन विधि है, उस विधि से हमको एलपीजी प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त, यानी पेट्रोलियम से हमें ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन लकड़ी हमको पेड़ों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अलग क्या हुआ? लकड़ी। ठीक, तो यहाँ का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, फिर खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। अब देखिए इनमें से क्या अलग होगा? खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक, बताइए ज़रा, इनमें से सही क्या होगा? जल्दी से सोच के बताइए। आप लोग को कमेंट में उत्तर दीजिए जल्दी से। खाने का सोडा क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? कार्बन है। चीनी, चीनी के फार्मूले में भी कार्बन है। रोटी, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है रोटी में, तो कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होता है? कार्बन। ठीक है, बचा हमारा नमक। नमक का फार्मूला होता है NaCl। अब NaCl में कहीं कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा नमक। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? नमक। ठीक है, आप यहाँ देख के मत भरिएगा, ये यहाँ पे गलत आंसर है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे सही क्या होगा? नमक। ठीक है, नमक भरा जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? नमक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा नमक। क्योंकि यहाँ पे एक जैसा पूछ रहा है, तो खाने के सोडे में, चीनी में और रोटी में कार्बन पाया जाता है, जबकि नमक में NaCl हो जाता है, इसमें कार्बन नहीं मिलता। तो
ये हो गया आपका सही उत्तर। यहाँ पे रोटी गलत है, सही होगा नमक। ठीक है, रोटी की जगह पे क्या होगा, नमक सही उत्तर। चलिए, अब इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न आप लोगों के हल हो चुके हैं। ठीक है, सारे अभ्यास प्रश्न खत्म हो गए, ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब हम अगला पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।